नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? तो चलो फिर देरी किस बात की। तो आप कोई भी लेवल पर हो, अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखना है देन दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले कुछ घंटों के बाद आप लोग के अंदर से आवाज आएगी, सर ये हमारा भी फेवरेट चैप्टर है। यस, बाय डिफॉल्ट मेरा तो फेवरेट चैप्टर है ही। सर हमने सुना ये बहुत डिफिकल्ट है। एब्सोल्युटली नॉट, एकदम इजी है। अगर इसको लॉजिकल प्रैक्टिकल दुनिया की तरीके से समझा ना, देन इन दैट केस इससे इजी चैप्टर कोई भी नहीं है। सो इसमें इतने सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, जरा भी नहीं। फॉर्मूला याद नहीं रखने, फॉर्मूला डिराइव करने हैं खुद से और फिर उसको अप्लाई करने हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, एक वचन के साथ बोल सकता हूं कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस चैप्टर इट विल बिकम योर फेवरेट। हर एक फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग होगा जो आपने खुद डिराइव किया होगा। एंड ये मेरा वचन है आपसे, और मेरा वचन ये मेरा शासन है। सो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं इस चैप्टर को जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो क्या आप तैयार हैं? तो प्लीज इंश्योर करना कि फुल फोकस अब मेरे ऊपर ही है। लुक इनटू माय आईज एंड आने वाला जो कुछ 1-2 घंटे या जो भी है, जितना टाइम लगेगा, वी विल हैव टू इंश्योर कि फुल फोकस के साथ अपन लोग इसको समझे। बुक पेन सब बंद कर दो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। देखो क्या प्रॉब्लम होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ, मैं आपको बताता हूं। कई बार स्टूडेंट्स को उसका बेसिक ही नहीं पता होता है। सीधा आप लोग क्या करते हो कि फॉर्मूला लर्न करने जाते हो, मटेरियल वेरिएंस, ये वेरिएंस, इसका फॉर्मूला ऐसा आएगा, एंड दैट इज वेयर ऑल द इश्यूज बिगिन। सो अपने को एक ऐसा चैप्टर अब पढ़ना है जिसका बेस भी समझना है, हिस्ट्री की कहां से वो आ रहा है, क्यों है ये चैप्टर एंड कैसे प्रैक्टिकली रेलेवेंट है। ऑल ऑफ दिस इज टू बी स्टडीड। एंड अगर वो बेसिक से अपन पढ़ेंगे ना, ट्रस्ट मी, दिस चैप्टर विल बिकम वन ऑफ योर फेवरेट चैप्टर्स एज वेल। एंड जैसा मैंने बोला कि यस, इस चैप्टर्स में काफी सारे फॉर्मूलाज है, बट एक भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। एवरी फॉर्मूला विल बी डिराइव्ड बाय अस with practical insights, with a lot of examples and concepts। देखो अब तक आपको ये तो समझ गया होगा कि अपन लोग कोई भी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के बिना नहीं करने वाले। सो सिंस वी हैव दैट बेसिक, आराम से स्मूथली हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर, और हर चैप्टर जो मैं कॉस्टिंग में स्टार्ट करता हूं ना, उसके पहले एक ही चीज बोलता हूं, क्या? वो है बिजनेस, बिजनेस और बिजनेस। जी हाँ, कोई भी आदमी बिजनेस क्यों करता है? बोलो बोलो, टेल टेल सर। बट ऑब्वियस बिजनेस इसीलिए करता है कि बेशुमार पैसा कमा सके। इतना पैसा जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। दुनिया का सबसे करोड़पति, सबसे अरबपति आदमी बन जाना चाहता हूं मैं। बस पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा हो, इसके लिए मैं बिजनेस करना चाहता हूं। है कि नहीं? आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं? नहीं नहीं सर, हम तो बड़े नेक ख्यालात वाले हैं, हम तो थोड़ा पैसा कमाएंगे, बाकी सब दान धर्म में डाल देंगे। बहुत बढ़िया, हम आपके उससे बहुत खुश है। बट मैं तो ऐसा बिजनेसमैन हूं जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, और मेरे को ऐसा ही कोई बिजनेसमैन चाहिए। अभी ऐसी ही मेरे को वो थिंकिंग चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर मैं ये जब चैप्टर कराऊंगा ना, इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो यूजुअली एक कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करता है। एंड ऑब्वियसली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लोअर लेवल पे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट होगा ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस के साथ, एंड वहां से देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं हर बार यही बोलता हूं कि चैप्टर आया कैसे, कहीं ऊपर से तो गिरा नहीं, टपक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग गिर गया और आ गया, ऐसा तो हुआ नहीं। ऑब्वियसली बिजनेसेस को एक नीड फील हुई होगी, तब भी हर एक कॉस्ट, देखो कॉस्ट क्या है? खर्चा है, बराबर है। और अपन तो बिजनेस के कॉस्ट को समझ रहे हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सबके एक कॉस्ट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहां फिट होता है और क्यों है
वो समझना बहुत जरूरी है। द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट, ट्रस्ट मी, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो होंगी एंड अपने लिए काफी इजी भी हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब क्या बता रहा था मैं आपको कि बिजनेस का रिक्वायरमेंट है क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बट क्यों है रिक्वायरमेंट, कैसे आया ये, कब आया ये, तो वो सब अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है अपने को, सर अपने को करना है बिजनेस, और बिजनेस का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, सर बिजनेस का सबसे मेन मोटिव होता है टू अर्न नेट प्रॉफिट। क्या अपने को ये चीज पता है? यस सर, बिल्कुल पता है। अच्छा मैं आपको पूछता हूं प्रॉफिट क्या होता है? सर प्रॉफिट क्या है? कुछ नहीं है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट है सर। क्या बोला? सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, सिंपल। ये वाली चीज तो अपने को पता है, बराबर है। ये ही नेट प्रॉफिट बिजनेस का जो मेन एस्पेक्ट है, क्यों अपन बिजनेस कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट कमाने के लिए, बराबर। ये ही एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या बोला? ये ही एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दैट्स इट, फुल स्टॉप। जी हाँ, बस और कुछ नहीं करना है अपने को। ये जो नेट प्रॉफिट आने वाला है ना, जो बिजनेस जिसके लिए कर रहे हैं, उस एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट को, क्या बोला? उस एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सर इतना इजी है, तो आओ आप लोग को प्रूव कर देता हूं। तो चलो अभी अपने को क्या करना है, बिजनेस के नेट प्रॉफिट को एनालिसिस स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने अभी आपको पूछा था नेट प्रॉफिट होता क्या है, भाई उसको एनालाइज करना है। जब नेट प्रॉफिट को ही एनालाइज करना है तो पूछे तो सही आपको कि नेट प्रॉफिट होता क्या है। नो टेक्निकल आंसर, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होता है नेट प्रॉफिट का? सर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। क्या वो बोला? सर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। क्या अपन सबको ये सब चीजें पता है? यस सर, बस इतना आप लोग के पास नॉलेज है। चलो अब आगे देखो, अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहां से आया? ये तो अपने को पता है, बिजनेस है, एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और नेट प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। चल ये चलो बेसिक चीजें तो सर पता है। अब आप बताओ आया कहां से? ध्यान से सुनना। तो बात कुछ इन दिनों की है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होने लग गया था 1995 के बाद। क्या ना, इससे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। क्या आप समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब? पहले क्या होता था इंडिया में, देयर वाज सेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब एक जो ओनर है वो ही सब चीज कंट्रोल करता था एंड उसी के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी था। बट इसका एक ड्रॉबैक था बहुत बड़ा कि अगर एक ही आदमी के पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो उसको अगर एक्सपांड करना है अपने बिजनेस को तो वो कर ही नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज कहां भागेगा बेचारा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट गुरुज ने कहा यार ये सेंट्रलाइजेशन से तो बिजनेस एक्सपांड नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल एंटर इनटू समथिंग कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो सेंट्रलाइज्ड था, एक ही आदमी बोलता था मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब करूंगा, वो स्ट्रैटेजी कैंसल और अब होने लगा डिसेंट्रलाइजेशन, या जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। है, नाम तो सुना होगा आप लोग ने, शायद सुना ही होगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली तो आप लोग ये चीजें नहीं देख पाते हो, बट मैंने तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है और एक्चुअली एक डिपार्टमेंट में काम किया है कि नहीं? सो मैंने तो डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रैक्टिकली देखा है। सो स्टार्ट, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी स्टार्ट है ना, वहां से ही हुआ है। सुनो, तो कंपनीज को रियलाइज हो गया, बिजनेसेस को रियलाइज हो गया कि अगर उनको नेट प्रॉफिट बढ़ाना है, जो उनका मेन मोटिव है, तो उनको डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। एंड यही डिपार्टमेंटलाइजेशन करते करते उनको रियलाइज हुआ कि इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। जी हां, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं करोगे तो फिर बंदा वो जो बिजनेस हो रहा है उसको अपना समझ के नहीं करेगा। एंड दैट गेव राइज टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। क्या बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। देखो बेसिक से अगर समझना है तो कुछ कुछ टर्म्स जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान देते रहना। तो अपने को क्या करना है? अपने को प्रॉफिट बढ़ाना है, अपने को अपना बिजनेस बढ़ाना है। उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, या जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। एंड ये डिपार्टमेंटलाइजेशन की वजह से इट गेव राइज
to a new fundamental called as responsibility center. इसका मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनेंगे और हर डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दैट डिपार्टमेंट. समझे क्या बोला मैं? अगर मेरे को एक्सपांड करना है तो मेरे को डिपार्टमेंट सेट करने पड़ेंगे. एक ही सब जगह तो मैं नहीं भाग पाऊंगा. सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, पहले बिजनेसेस छोटे हुआ करते थे तो वो सब चलता था, बट अब आपको एक्सपांड करना है, ब्रांचेस बढ़ानी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी तो बोलते हैं ना, द होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज. तो इफ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, आज यही इन्फोसिस, टीसीएस, पहले भी बता चुका हूं, सब जगह इनके एंटिटीज है. क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे है. तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, आप अलग अलग चीजों के डिपार्टमेंट्स बनाते हो और वो डिपार्टमेंट्स के हेड सेट करते हो जिनको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. और फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को बोलते हो कि देखो, आप आपके डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो. अगर आपके डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कमाया, देन इन दैट केस हम आपके डिपार्टमेंट को बोनस देंगे. जी हां, तो इसी से नाम आया प्रॉफिट सेंटर का. अभी अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या हो गए? प्रॉफिट सेंटर्स. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बने या डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ या डिविजनलाइजेशन हुआ या डिसेंट्रलाइजेशन, जो नाम देना है दो, ये सब होने के बाद कंपनीज को ने सेटअप किए प्रॉफिट सेंटर्स और बोला कि अगर हम आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम आपको कुछ बेनिफिट्स भी देना चाहते हैं, जिसको उन्होंने बोला कि वी आर मेकिंग प्रॉफिट सेंट्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. क्या वो बोला? प्रॉफिट सेंट्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. इसका मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बोला गया कि अगर आप आपके डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ करते हैं जिससे प्रॉफिट बढ़े, कॉस्ट सेव हो, देन इन दैट केस हम आपके डिपार्टमेंट को, आपके डिवीजन को एडिशनल बोनस देंगे. जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसका कुछ पार्ट आपके पास भी जाएगा. जी हां, एंड एक्चुअली ऐसा होने लगा. तो अब समझो मैं किसी डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड हूं. रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड्स डिवाइड किया. अब अगर मैं किसी डिवीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड हूं तो कैन आई से मैं अपनी जान लगा दूंगा और इंश्योर करूंगा कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए, क्योंकि मुझे पता है कि जितना ज्यादा मैं एफर्ट दूंगा उतना मेरा डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमाएगा और जितना मेरा डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमाएगा उतना मेरे को भी उस प्रॉफिट का शेयर मिलेगा. जी हाँ, यस, दिस इज हाउ the things started changing throughout the world. समझ रहे हो? सो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन होने लगा, डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा. अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझो कहीं पे आर्टिकलशिप कर रहे हो या आप लोग ने कुछ कंपनीज के नाम सुने होंगे तो वहां पे भी होता है. समझो कोई सीए ले लो, तो सीए जो सीए फॉर्म्स होते हैं उसमें भी ये होता है. कोई होता है टैक्स ऑडिट डिपार्टमेंट, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट, एक होता है वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, एक होता है जीएसटी डिपार्टमेंट. तो ये सब डिपार्टमेंट को भी बोला है भाई तुम तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड हो, तुम्हारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है. अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने अच्छा कमाया तो उसका प्रॉफिट का शेयर तुम्हारे को भी मिलेगा. मैं जेपी मॉर्गन में था असेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, तो हमारे को असेट मैनेजमेंट डिवीजन, व्हेन वी यूज्ड टू अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स, बाय प्रोवाइडिंग एडवाइजरी कंसल्टेशन टू आवर क्लाइंट्स, तो हमारे को भी काफी सारा बोनस मिलता था. एंड क्या सही है ना सिस्टम, मतलब आदमी उसको जो एम्प्लॉय है उसको अपना समझ के काम करेगा और उस हिसाब से ही फुल फोकस्ड रहेगा. आज की तारीख में बहुत 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 सारी कंपनीज है विच आर डूइंग ऑल ऑफ दिस. इंडिया में तो मतलब अभी सब जगह ये चीज आ गई है, तो ही आप एक्सपांड एंड ग्रो कर पाओगे. अगर आपने ये नहीं किया तो यू विल विल्ट एंड ड्राई, मतलब बाहर हो जाओगे आप मार्केट से. समझ रहे हो? तो मैंने क्या सेटअप किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. और मैं बोलता हूं कि यार देखो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट, खाली ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट में जाके गए और प्रोडक्ट बन गया, नहीं.
अरे कोई भी एक छोटा सा, अगर मेरे को ये छोटा सा पेन भी बनाना है ना, तो मेरे को कितने सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत लगेगी। तो हर एक डिपार्टमेंट को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाया और बोला कि तुम सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन यू विल गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी। जिससे मोटिवेशन आया और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट और बढ़ते गया, विच गेव राइज टू द चैप्टर जो अपन पढ़ने वाला है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तुम अगर मुझे पूछो ना, मैं इस चैप्टर को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कभी कहता ही नहीं हूं। मैं तो बोलता हूं इस चैप्टर का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जी हाँ, कैसे क्या, चलो वो आगे बताऊंगा। तो अब अपने को ये चीज तो क्लियर हो गई है कि काफी सारे डिपार्टमेंट्स है एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन के हिसाब से पूरा का पूरा काम होने वाला है। अब समझो मेरे को ये एक पेन बनाना है, समझो मेरे को ये एक पेन बनाना है। क्या ये पेन ऊपर से गिरेगा टपक, या फिर उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जरूरत लगेगी? सर बहुत डिपार्टमेंट की जरूरत लगेगी। जैसे कि पहला डिपार्टमेंट, सबसे पहले मेरे को ये पेन बनाना है, अगर प्लास्टिक चाहिए तो प्लास्टिक मंगाना पड़ेगा, बराबर है। तो परचेज डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा जो बाहर जाके परचेज करेगा रॉ मटेरियल प्लास्टिक। फिर क्या वो परचेज डिपार्टमेंट प्लास्टिक लाएगा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा? नहीं, फिर मैं एक डिपार्टमेंट सेटअप करूंगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो ये प्लास्टिक से बनाएगा इस पेन को, वो प्लास्टिक को यूज करके पेन बनाएगा। फिर होगा एक लेबरर डिपार्टमेंट, जहां पे लेबरर काम करेगा, कुछ स्किल्ड लेबरर्स, कुछ अनस्किल्ड लेबरर्स, जो ये पेन का मोल्डिंग करेंगे या उसको कैसे कैसे वर्कअप करना है वो बताएंगे। हो सकता है कुछ अलग अलग पेन के कस्टमाइजेशन हो, तो लेबरर डिपार्टमेंट बनेगा। फिर अच्छा मुझे बताओ ये पेन बन कहां पे रहा है भाई? कहीं पे रोड पे तो बनेगा नहीं, मुझे उसके लिए एक फैक्ट्री लेना पड़ेगा। तो फैक्ट्री अगर मैं लूंगा तो फिक्स्ड ओवरहेड रेंटल कॉस्ट लग जाएगा, बराबर है। अब जितना जितना वो पेन बनेगा उतना उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो इसका मतलब जितने पेन बनेंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया। तो ऐसे रियलाइज होते गया कंपनी को कि यार ये तो कितने सारे अपने को डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। एंड दैट इज वेयर ये डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने के लिए अपने को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्योंकि मटेरियल के लिए मैं बोलता हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट, फिर लेबर डिपार्टमेंट चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स होगा क्योंकि मेरा रेंट और सैलरी और ये सब इतने सारे खर्चे, वेरिएबल ओवरहेड्स होगा पेन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अब ये सब करके मेहनत करके ये प्रोडक्ट बन तो गया, अब मार्केट में बेचना भी तो पड़ेगा। तो वो बेचने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताएगा कि कितने यूनिट्स मार्केट में वो बेच पाएगा, सामने उसको कितने में बेचना है, उसके लिए एक प्राइसिंग डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा। जी हाँ भैया, ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी कंपनी बड़ी। सो ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स अब अपने को सेट करने पड़ेंगे। ये कंपनीज को रियलाइज हो गया कि अगर उनको ग्रो और एक्सपांड करना है तो, और आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आप कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, समझो आपको ये चाहिए, ये कैलकुलेटर चाहिए। क्या ये कैलकुलेटर मटीरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम के बिना ये प्रोडक्ट हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। और मैं बोल रहा हूं खाली ये कैलकुलेटर, ये पेन, ये जो मेरे हाथ में रिमोट है, ये जो मैंने शर्ट पहना है, ये जो मैंने घड़ी पहनी है, सब के सब, या आप कोई भी प्रोडक्ट सोच लो, क्या कोई भी प्रोडक्ट इतने जो डिपार्टमेंट्स है उसके बिना बन सकता है क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो अब कंपनीज को रियलाइज हो गया कि हमको अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करने पड़ेंगे, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो सेट होंगे उन डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए वी हैव सेट अप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, गिविंग राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जी हाँ, तो अब आप सोचो ना कि समझो मेरे को, देखो बिजनेस के, अब वापस से बेसिक्स पे आते हैं, ठीक है। देखो मेरे को मॉनिटर करना है ये सब डिपार्टमेंट्स को, करेक्ट। अब ये डिपार्टमेंट्स कैसे आए, ध्यान से सुनना। मेरे को क्या चाहिए एज अ बिजनेसमैन, मेरे को क्या चाहिए? एक प्रॉफिट, बराबर है, क्लियर है अपना वो फंडामेंटल कि एज अ बिजनेसमैन मेरे को चाहिए नेट प्रॉफिट। बराबर, प्रॉफिट क्या है सर? प्रॉफिट है सेल्स माइनस कॉस्ट,
भाई प्रॉफिट क्या है, कैन आई से सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स को मैनेज करने के लिए मार्केटिंग टीम चाहिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग टीम चाहिए, तब जाके मैं मार्केट में सेल कर पाऊंगा। अरे आया ना, मेरे को अगर ये सेल करना है तो उसके पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो सेल माइनस कॉस्ट। कॉस्ट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट, लेबर रिलेटेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट। तो ये सब कॉस्ट को मैनेज करने के लिए भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करने पड़ेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग, तो इन सब को मैनेज करना है अगर मेरे को, देन इन दैट केस इनको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। और अगर इनको मैं इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं और इनसे मुझे बेस्ट आउटपुट चाहिए हर डिपार्टमेंट से, देन इन दैट केस मेरे को इनको मॉनिटर करने के लिए आई विल इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जी हां, तो ऐसे आया ये पूरा फंडामेंटल, समझे क्या कि भाई अच्छा इतने अब डिपार्टमेंट सेट करने हैं, तो डिपार्टमेंट सेट करने हैं और उनको इवैल्यूएट करना है। और अगर उनको इवैल्यूएट करना है तो कैसे करेंगे? हर एक डिपार्टमेंट के पास क्या मैं रोज रोज जाऊंगा, ये तेरा कितना काम हुआ, तेरा कितना काम हुआ? नहीं। तो उन डिपार्टमेंट्स के लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उस स्टैंडर्ड के अपन कंपेयर करेंगे एक्चुअल्स के साथ, और बेसिकली वही तो होता है मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ रहे हो क्या तुम लोग? सो डिपार्टमेंट सेट किए और वो डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर जो करना है, उस काम को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो बेसिकली डिपार्टमेंट सेट करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर हो रही है, निभा रहे हैं ये लोग अपने जो डिपार्टमेंट से, है कि नहीं, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ऑल डिपार्टमेंट हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट्स, गिविंग राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसको अपन प्यार से आज के बाद कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहां मैं बोला वापस से ऑल डिपार्टमेंट हेड्स आर गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि बॉस हम अपना जो भी डिपार्टमेंट है उसको बेस्ट वे में रन करें, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को कहते हैं प्यार से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ गए? सो ऐसे ये पूरा का पूरा इंपैक्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर आया। चलो अब इसको मैं तुम लोग को एक प्रैक्टिकल चीज से कनेक्ट करता हूं। आओ, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपन कनेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के साथ। सी कॉस्टिंग क्या है उसको समझने के लिए बिजनेस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। द रीजन प्रॉब्लम आता है कॉस्टिंग में पब्लिक को, क्योंकि बिजनेस से आप कनेक्ट नहीं कर पाते, या तो आपने किया नहीं होता है या देखा नहीं होता है फॉर सम रीजन, या आप लोग की आदत होती है नहीं बस चलो लर्न कर लो, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अपना एटीट्यूड। सो दैट्स द रीजन मैं इतना बेसिक से आप लोगों को कनेक्ट करके बता रहा हूं कि भाई देखो ऐसे बिजनेसेस स्टार्ट हुए थे, उनको कमाना था प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स के लिए मुझे एक्सपांड करना है तो अलग अलग डिपार्टमेंट सेल्स के सेटअप हो गए, कॉस्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप हो गए, एंड दैट गिव राइज के भाई अब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना पड़ेगा। एंड अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करके मेरे को इनके पास से बेस्ट आउटपुट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवाना है, देन मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे फंडामेंटल्स यूज करने पड़ेंगे। अब कैसे होगा वो, आओ उसको देखते हैं। तो अब कुछ देर के लिए मैंने आपको क्या बोला, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं। तो अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो ऐसा सोचो कि मैं हूं सबसे बड़ा बिजनेसमैन इंडिया का, मुकेश अंबानी। क्या बोलते हो, कैसा लग रहा है? तो मैं हूं मुकेश अंबानी और मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। अब आप मेरे को बताओ कि मैं मुकेश अंबानी हूं तो मैं रिलायंस का हेड हूं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, आई एम द सीईओ ऑफ रिलायंस, करेक्ट। मेरे अंडर में बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, मेरे अंडर में बोलूंगा मैं, या फिर मेरे कंपनी के ऐसा बोलूंगा मैं, तो रिलायंस के बतेरे शेयर होल्डर्स है पूरे इंडिया में, इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, राइट। आई एम मुकेश अंबानी एंड मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स है पूरे के पूरे कंट्री में, आउटसाइड कंट्री में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में।
अब आप मेरे को बताओ, क्या मैं एज मुकेश अंबानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं क्या इन सभी शेयर होल्डर्स के लिए? आप मुझे बताओ, यस और नो। अगर मैं रिलायंस का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूं तो क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के तरफ? क्या मैं इस कंपनी के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? द आंसर इज सर ऑब्वियसली यस। शेयर होल्डर्स के ऊपर आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मैनेजिंग डायरेक्टर इसीलिए तो बना है कि आप पूरा बिजनेस मैनेज कर पाओ, और जितने भी शेयर होल्डर्स है ना, ये सब शेयर होल्डर्स के लिए पर्सनली वो मैनेजिंग डायरेक्टर विच इज मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बराबर है। अब अगर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने सारे लाखों शेयर होल्डर्स के प्रति, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ कंपनी टू अर्न प्रॉफिट। भाई वो शेयर होल्डर मेरी कंपनी में क्यों है? उसको मेरी कंपनी का नाम अच्छा लगा इसलिए, या उसको मेरा चेहरा अच्छा लगा इसलिए? नहीं सर, उसको आपकी कंपनी का, अपनी कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट अच्छा लग रहा है, इसके लिए। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं नेट प्रॉफिट लेकर आऊं, क्योंकि देखो, आप कोई भी कंपनी के शेयर्स में क्यों इन्वेस्ट करते हो? आप मुझे बताओ, कोई भी कंपनी के शेयर्स में आप क्यों इन्वेस्ट करते हो? बताइए। यस, बताइए सर। डिविडेंड मिल जाता है। अच्छा, यस करेक्ट। अच्छा, आप बताओ, डिविडेंड मिलता है, ये डिविडेंड कहां से मिलता है? सर, प्रॉफिट एंड लॉस अगर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिखेगा, तब भी कंपनी डिविडेंड दे पाएगी। बराबर है? यस सर। दूसरा, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए अपन लोग शेयर्स खरीदते हैं कि भाई आज मेरा शेयर रिलायंस का 100 रुपए का है, कल 2000 का हो जाएगा। वाह, उसको कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ शेयर्स, ऑफ स्टॉक। बराबर है। तो वो भी कब होगा? कैपिटल अप्रिसिएशन कब होगा? जब कंपनी मार्केट में मेरे शेयर का डिमांड बढ़ेगा। जब मार्केट में मेरे शेयर का डिमांड बढ़ेगा। मेरे शेयर का डिमांड कब बढ़ेगा? जब मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या प्रॉफिट कमाने का पोटेंशियल रखेगी। क्यों? क्योंकि अगर समझो ना, मेरे को लग रहा है कि हाँ यार ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, इस कंपनी का शेयर लेना चाहिए, देन इन दैट केस ऑटोमेटिकली लोग लेंगे उस कंपनी का शेयर, तो डिमांड बढ़ेगा। बस डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, हो गया कैपिटल अप्रिसिएशन। तो मैं बोलता हूं कि कोई भी कंपनी के शेयर्स में शेयर होल्डर जब इन्वेस्ट करता है तो एक ही थॉट प्रोसेस के साथ या दो थॉट प्रोसेस के साथ, एक है कि उसको उस कंपनी के शेयर से डिविडेंड मिले, दूसरा उस कंपनी के शेयर में कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाए। और अगर ये दोनों चाहिए, क्या कैपिटल अप्रिसिएशन और डिविडेंड, अगर आपको दोनों चाहिए, देन इन दैट केस बोथ ऑफ इट इज पॉसिबल only and only if the company is able to earn huge amount of net profit। आप मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट कमाए बिना डिविडेंड दे सकता हूं मैं? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्या प्रॉफिट कमाए बिना मेरी कंपनी का शेयर मार्केट में कैपिटल अप्रिसिएशन होगा? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दोनों के लिए क्या कमाना पड़ेगा? करेक्ट, नेट प्रॉफिट। अब क्या ये शेयर होल्डर, चलो ये शेयर होल्डर ने आए और ये शेयर होल्डर ने बोला कि भाई चलो वी ट्रस्ट यू मुकेश भाई, एंड हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बट क्या ये रोज रोज, तो अब समझ तो गया कि मुकेश भाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग प्रॉफिट, बट क्या ये शेयर होल्डर्स एवरीडे बेसिस पे मुकेश भाई को मिलेंगे? क्या ये लाखों शेयर होल्डर्स जो रिलायंस के पास है, क्या वो एवरीडे बेसिस पे जाएंगे मुकेश भाई के पास? अरे मुकेश भाई आज कितना प्रॉफिट कमाया, अरे मुकेश भाई आज आपने कितना सेल किया, मुकेश भाई आज क्या परचेज हुआ? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, ये तो खुद की कंपनी हो तो भी पॉसिबल नहीं है पता करना कि इतने इंडिविजुअल लेवल पे क्या हुआ। तो मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे हक है ये जानने का कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। आप बोल रहे हो कि डेली बेसिस पे नहीं जा सकता, तो मैं कैसे पता करूं? तो कहना इससे उसके लिए एक सिस्टम है, समथिंग कॉल्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग। नाम तो सुना होगा। कहना इससे एनुअल जनरल मीटिंग में यही सब तो डिस्कशन होता है कि लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट प्रिडिक्ट किया था और क्या प्रॉफिट आया है, फ्यूचर ईयर में क्या प्रॉफिट है, क्या एक्सपेक्टेंसी है। यही तो एक एनुअल मतलब
साल में एक बार, साल एनुअल मतलब 1 ईयर, साल में ये जो मीटिंग होता है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यही डिस्कशन तो होता है कि कितना प्रॉफिट लास्ट ईयर बोला था और लाए हैं, और कितना प्रॉफिट फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो ये शेयर होल्डर रहेगा, इधर ही रहेगा, अपने शेयर नहीं बेचेगा। मैं क्या करता था, मैं जब आर्टिकलशिप में था ना, आप लोग के जितना, तो मैं हर एक कंपनी के एक एक दो दो शेयर खरीद लेता था और फिर उस कंपनी के एजीएम में जाता था। यस, एक्चुअली मैंने लेजिट जाके एजीएम्स अटेंड किया है। बॉम्बे में था मैं, तो बॉम्बे में रिलायंस का एनुअल जनरल मीटिंग में मैं गया हुआ हूं, एंड एक्चुअली आई हैव सीन मुकेश अंबानी टेकिंग द एनुअल जनरल मीटिंग में, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी एंड ऑल ऑफ देम। सो मतलब जाओ ना, करो, ये सब चीजें करनी पड़ेगी आपको। आप बोलते हो हम बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना ढिंकना, पर क्या आप कभी एक एजीएम अटेंड किए हो? नहीं। अरे एक डीमैट खुलवा लो, एक एक शेयर खरीद लो। ओएनजीसी है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब के एक एक खरीद लो और स्टार्ट अटेंडिंग। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसा नहीं कि भाई मैं तब तक सीए बन गया था तो मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं था, बट अटेंड करेंगे, बातें सुनेंगे, एक दूसरे से कुछ नेटवर्क बनेगा, तब तो कुछ और सीखने को मिलेगा ना। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो सब नॉलेज भी आ जाए और मुझे कुछ करना भी नहीं है, तो ऐसा कैसे चलेगा दीदी? तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। आप बोलोगे कि सर आप बॉम्बे में रहते थे ना, तो सब बॉम्बे में ना सब कंपनी का मीटिंग होता था, चलो माना, बट आज की तारीख में तो सब कंपनी का मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होता है। यस, अटेंड देम। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जिसको करना है वो करेगा ही। तो प्लीज आप लोग भी ऐसा कुछ करो, एजीएम अटेंड करो। मैं बोल रहा हूं एक एजीएम अटेंड करोगे ना, दुनिया भर का नॉलेज मिलेगा। एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे ना, दुनिया भर का नॉलेज मिलेगा। एफआर का, एसएफएम का, ऑडिट का, लॉ का, डायरेक्ट टैक्स का, इनडायरेक्ट टैक्स का। एक चीज मुझे बता दो आपके सब्जेक्ट्स की जो आपके एजीएम में या एनुअल रिपोर्ट में नहीं कवर होती है, एक चीज बता दो मुझे। ये सब कवर होता है बॉस, तो प्लीज डू दैट। देखो ये सब आएगा तभी कर पाओगे। फिर बाद में थोड़ा स्टॉक ट्रेडिंग किया करो, उसके ऊपर मैं चाहिए तो थोड़ा बाद में डिस्कशन करूंगा कि कैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग आपके लेवल पे कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन ऑल्सो बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। चलो बहरहाल, लेट्स कम बैक टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो यहां पे क्या था, अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई देखो, अब मुकेश अंबानी या जो बिजनेस का जो मेन ओनर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, देन इन दैट केस वो एजीएम में अपने शेयर होल्डर्स के साथ ये डिस्कस करता है, क्या लास्ट ईयर क्या प्रॉफिट सोचा था और क्या कमाया, एंड नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्टेशन है अपने प्रॉफिट की। ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर हो गई। अब मुकेश अंबानी बॉटम लाइन पे आएंगे। अब समझो, ऐसा सोचो कि मैं मुकेश अंबानी हूं। मैं कौन हूं? मैं हूं मुकेश अंबानी। अब सोचने में क्या जाता है, सोच के एक मिनट के लिए सोच के भी ऐसा कितना ऐसा लग रहा है ना, वाह दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बना दिया मुझे। अगर मैं मुकेश अंबानी हूं, देन इन दैट केस मेरे को भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा और मेरे शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि भाई हाँ अपनी कंपनी अच्छी है और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि और उसका फ्यूचर ब्राइट है। बट उसके लिए पहले मुझे तो पता हो कि मेरी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने वाली है। समझ रहे हो कि नहीं? तो दो चीज, एक तो मेरे को डिस्कस करना है मेरे शेयर होल्डर्स के साथ कि लास्ट ईयर के एजीएम में, एजीएम तो हर साल होगी, तो लास्ट ईयर के एजीएम में मैंने कितना प्रॉफिट प्रॉमिस किया था और कितना प्रॉफिट डिलीवर किया है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। और दूसरा, तो एक तो वो हो गया अकाउंटेबिलिटी, दूसरा आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं उनको बताऊं कि भाई फ्यूचर में क्या प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है। इन दोनों को मैनेज करने के लिए जी हां आपको जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। यस, अब कैसे, आओ मैं आपको बताता हूं। सो मुकेश अंबानी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, past profit as well as future profit, as he is answerable to the shareholders through the AGM. Clear with this point? Yes sir. अब सुनो, क्या मुकेश अंबानी खुद
पर्सनली जाके देखा क्या, हाँ भाई इतना नेट प्रॉफिट चाहिए, पर्सनली इतना सेल्स, इतना कॉस्ट, नहीं। उसने तो अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप किए, तो वो क्या करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाएगा और पूछेगा कि भाई चलो आ जाओ। सबसे पहले वो क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को बुलाएगा। अब सेल्स डिपार्टमेंट में भी सेल्स डिपार्टमेंट के भी दो वो है, एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पूछेगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप मेरे को बताइए कि आप कितना प्रोडक्ट सेल करने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इन द फ्यूचर ईयर। ठीक है, तो ये मुकेश अंबानी और सेल्स डिपार्टमेंट वाले के साथ बात चल रहा है। तो मैं पूछूंगा कि सुनो सेल्स डिपार्टमेंट, आप मुझे बताओ कि आप आने वाले साल में कितना टोटल सेल्स यूनिट्स एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तो काम ही होता है बेचना, प्रोडक्ट्स बेचना। तो आप कितना सेल्स यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर आई एम एक्सपेक्टिंग 1 लाख यूनिट्स का सेल्स। ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बता दिया कि भाई 1 लाख यूनिट वो सेल करने वाला है। समझ रहे हो? नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा हमारे सेल्स प्राइसिंग डिवीजन को। आइए प्राइसिंग मैनेजर, आप बताइए कि कितने में बेचेंगे? सर मैं 55 रुपीज में हर एक यूनिट बेचूंगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हो अपन, तो मेरे को मेरे प्राइसिंग मैनेजर ने बोला कि सर मैं 55 रुपीज में बेचूंगा। कितने में? 55 रुपीज में। सो कैन आई इससे मुझे पता चल गया कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होने वाला है। कितना रेवेन्यू होने वाला है मेरा टोटल? मार्केटिंग डिवीजन ने बोला 1 लाख यूनिट्स, सेल्स प्राइस डिवीजन ने बोला 55 पर यूनिट, दोनों का मिला के कितना हो गया? ₹55 लाख। कैन आई से ये मेरा रेवेन्यू का प्रोजेक्शन हो गया? अभी अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो दिस इज वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टार्ट्स। दोनों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना जताया कि हाँ हम 1 लाख यूनिट बेचेंगे एट द रेट ₹55। क्या इधर अपन लोग ने किसी के ऊपर थोपा क्या कि नहीं 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 बस तुझे तो इतना करना ही पड़ेगा? नहीं, अपन ने तो सामने से जाके पूछा। अभी अंडरस्टैंडिंग? इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोनों ने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और मेरे सेलिंग प्राइस डिपार्टमेंट, दोनों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है फॉर अ फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में दोनों मिला के 55 लाख यूनिट्स का सेल्स करेंगे, 55 लाख रुपीस का रेवेन्यू लेकर आएंगे कंपनी के लिए। मुकेश भाई ने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो मुकेश भाई के पास रेवेन्यू का डिटेल्स आ गया। बराबर। अब अपने को तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का डिटेल्स बताना है। प्रॉफिट के लिए कहना से मुझे कॉस्ट की भी जरूरत है। तो अब मैं मिलूंगा मुकेश अंबानी को, मैं मिलूंगा अब मेरे कॉस्ट वाले डिपार्टमेंट्स को। तो मैं मिलूंगा सबसे पहले किसको? मटेरियल कॉस्ट वाले डिपार्टमेंट को। मैं बोलूंगा अच्छा मटेरियल कॉस्ट वाले डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर तुम बताओ तुम्हारा कितना होगा कॉस्ट? परचेज मैनेजर तुम्हारा कितना कॉस्ट होगा? अच्छा लेबर मैनेजर तुम्हारा, अच्छा अभी फिक्स्ड मैनेजर को भेजो तो जरा, फिक्स्ड ओवरहेड मैनेजर को, अच्छा फिर जरा वेरिएबल ओवरहेड मैनेजर को भेजो। तो ऐसे करते करते मेरे पास कहना से कॉस्ट का भी फिगर आ जाएगा। तो मैं मटेरियल मैनेजर को, मटेरियल डिपार्टमेंट में गया, मटेरियल डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन परचेज मैनेजर को मिला। उन्होंने बोला सर हमारी तरफ से 10 लाख रुपए का खर्चा होगा। मैं फिर लेबर डिपार्टमेंट में गया, सर लेबर डिपार्टमेंट ने बोला सर 5 लाख का हमारे उसमें खर्चा होगा। मैं फिर वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट में गया, वेरिएबल डिपार्टमेंट ने बोला सर 8 लाख रुपीस हमारा खर्चा होगा। सो 10 + 5 15 + 8 23। फिर मैं गया फिक्स्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट ने, फिक्स्ड ओवरहेड डिपार्टमेंट ने अपना कैलकुलेशन किया और बोला सर 12 लाख रुपीस हमारा खर्चा होगा। तो टोटल कॉस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि सर हमारा 35 लाख रुपीस का खर्चा हो जाएगा। हमारा 10 + 5 15 + 8 23 + 12 35 लाख रुपीस का खर्चा हो जाएगा। और सर हमारा सेल्स रेवेन्यू, सेल्स डिपार्टमेंट बोल चुका एक्सपेक्टेड कितना है? 55 लाख। तो सेल्स डिपार्टमेंट माइनस कॉस्ट डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कहना इससे मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा कितना? 20 लाख रुपीस का। और मैं मेरे शेयर होल्डर्स को एजीएम में जाके बोलूंगा फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है दैट आई विल बी, माय कंपनी विल बी एबल टू अर्न अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ₹20 लाख। समझ रहे हो? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है ना, ये सब इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
फिर अब अगले साल मैं जाऊंगा वापस से वही सेल्स डिपार्टमेंट के पास और उसको बोलूंगा, भाई तू बोला था 55 लाख रुपीस का सेल्स होगा। या से मार्केटिंग टीम के पास जाऊंगा, मार्केटिंग टीम को बोलूंगा, तूने बोला था 1 लाख यूनिट सेल करेगा। सर मैं तो 1,20,000 यूनिट सेल करके आया हूं। अरे वाह वाह। सेलिंग प्राइस डिपार्टमेंट बोल को अपन बोलेंगे, तूने 55 रुपीज बोला था। सर मैं 60 रुपीज में सेल करके आया हूं। वेरी गुड। तो अपन ने क्या सेल्स सोचा था और क्या एक्चुअल में हुआ, तो अपन ने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल्स के साथ अब कंपेयर करेंगे। अगर वो अच्छा है तो आपको मिलेगा बेनिफिट, प्रॉफिट, और अगर वो बुरा है तो आपके सैलरी में से हम कट भी करेंगे। आई खाली एक ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है ना। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको बोनस मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो आपके सैलरी में से कट होगा। और इट इज फेयर। देखो मुकेश भाई ने जाके पूछा था ना सामने से सबको, भाई ऐसा तो था नहीं कि तुम्हारे को बोला नहीं तेरे को 1 लाख यूनिट का सेल लाना ही है, ऐसा नहीं बोला। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से इनिशिएट करवाता है। तो उसने खुद सामने से बोला कि हाँ 1 लाख यूनिट में सेल करूंगा। अब जब अपन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और अगर वो 1 लाख की जगह 90,000 ही ला पाया तो वी हैव ऑल द राइट्स कि अपन उसको बोल सकते हैं, यार तूने ही बोला था ना 1 लाख, अब तू ही नहीं ला पाया तो ऐसा तो नहीं चलेगा। सो इसके लिए अगर कम किया है तो यू हैव टू बेयर द ब्रंट ऑल्सो, और अगर अच्छा किया है देन इन दैट केस हम आपको बोलते हैं ना बेनिफिट्स और बोनसेस भी देंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग। तो सर ये लोग तो जानबूझ के ऐसा बता देंगे सेल्स 1 लाख यूनिट होने वाला होगा तो भी बताएंगे नहीं नहीं हमारा तो 80,000 ही होगा। देखो ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मुकेश भाई कैसा है ना, मुकेश भाई भी तो समझदार है, उनको भी तो पता है ना मार्केट सिनेरियो क्या है क्या नहीं, कि भाई कोई खुफिया तो नहीं बना रहा है, कोई कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। ऑब्वियसली वो बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग तो रहता ही है। तो वो सब अंडरस्टैंडिंग के साथ एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और फिर जब वो स्टैंडर्ड को, तो स्टैंडर्ड किसके साथ सेट करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्सिबल हेड के साथ। इसके लिए मैंने बोला था इस चैप्टर का नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर दो इंस्टीट्यूट। और उसी तरह से समझना चाहिए। अपन क्या है इसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब बस फॉर्मूला रट्टा मारो, मटेरियल कॉस्ट वराइज स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अरे नहीं बाबा वो सब बाद में, पहले लॉजिकली तो समझो। सो लॉजिकली क्या है, जब ये रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल, वो जो वैरिएंस एनालिसिस होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक बोलते हैं ना कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, कि भाई अगर आपने अच्छा कुछ किया तो आपको कैरेट मिलेगा और अगर अच्छा नहीं किया तो स्टिक भी खाने के लिए तैयार हो जाओ। मोटिवेशन के साथ साथ सीधी बात है ना, दोनों तरफ ताली बजनी चाहिए एंड इसी का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ए समझ अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स wherein standards are set and then compared with the actual and a proper variance analysis is called as standard costing। तो पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से याद करो क्या था अपना। पहले अपन लोग ने बोला बिजनेस करना है और बिजनेस में क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कैसे ऐसे इजीली आ जाएगा, नहीं एक्सपांशन करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या है, सेल माइनस कॉस्ट। सेल्स डिपार्टमेंट सेट किए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेट किया, कॉस्ट डिपार्टमेंट सेट किए, ये सब डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके इनसे स्टैंडर्ड्स लिया, फिर कंपैरिजन किया एक्चुअल्स का और उससे जो वैरिएंस एनालिसिस आ रहा है उसी चीज का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर वी अंडरस्टैंडिंग? इफ यस ग्रेट। इधर से आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इधर से जन्म हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। और देखो आज देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया है अपन सबके साथ है भाई। चलो सो अब इसको और डिटेल में समझेंगे। ये अपने को एक बेसिक तो क्लियर हो गया क्या होता है वो, ठीक है। सो मुकेश भाई भी योर
एजीएम में बताएंगे भाई ये हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम इतना नेट प्रॉफिट लेकर आने वाले हैं। ईयर एंड होगा तो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में वो जो अपन लोग ने स्टैंडर्ड सेट किया था नेट प्रॉफिट का, सेल्स माइनस कॉस्ट, उसको अपन कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन पॉजिटिव है, रिपोर्ट्स अच्छा है, रिजल्ट्स अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस विल राइज, इफ नॉट शेयर प्राइसेस विल फॉल, जो है इंपैक्ट बिजनेस पे आएगा। समझो गुरु। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बाय सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, comparing it with the actual, giving rise to variance analysis is called as, ladies and gentlemen, standard costing. Okay, तो अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बॉर्न हो चुका है, तो अब उसको समझने की कोशिश करेंगे अपन सब। क्या बोलते हैं पब्लिक? ठीक है, तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ सिंपलिस्टिक एग्जांपल। तो अब अपन एग्जांपल लेंगे और कनेक्ट करेंगे कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर सेट हो गया है, कैसे उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करना है, कैसे कंपैरिजन ऑफ वेरिएंसेस होता है, एंड फाइनली वी अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ठीक है, सो अब यहां पे एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरा ये एग्जांपल। तो मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, मेरी एक बिजनेस है, मेरा एक काय का बिजनेस है, तो मेरा एक वॉच बनाने का बिजनेस है। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं ये हाई क्वालिटी वॉचेस बनाता हूं। तो आप लोग सब लोग ने देखे आजकल तो यार स्मार्ट वॉच का जमाना है कि नहीं? तो हमारी कंपनी लास्ट 25 इयर्स से वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ वॉचेस। सो कौन क्या है मेरी कंपनी का नाम? सीए संकल्प कांस्टिया। तो CASK वॉचेस या ऑप्टिमाइज्ड वॉचेस, जो आपको नाम देना है दे दो। सो CASK वॉचेस 25 इयर्स पुरानी हमारी ये कंपनी है, और हम बतेरे एज इन बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारे टाइप्स के वॉचेस ऑलरेडी बना रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब बात कुछ उन दिनों की है कि हमारे पास एक सीए आर्टिकल क्लर्क आया, आप जैसा। जी हाँ, एक मामूली आर्टिकल क्लर्क आया हमारे पास, और उसने बोला कि मेरे को एक स्पेशल टाइप की वॉच चाहिए। हमने बोला हाँ बताओ भाई, हम तो 25 इयर्स से यही बिजनेस में, तो आप जो वॉच बोलोगे, जैसा फीचर चाहोगे हम बना देंगे, कस्टमाइज्ड या जैसा भी चाहिए। अभी देखो स्मार्ट वॉचेस का जमाना है, तो ऑब्वियसली जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा वी विल मेक इट। सो हमने उसको पूछा कि भाई कैसी वॉच चाहिए, आप बताइए प्लीज, वी विल मेक इट। तो उसने बोला कि मेरे को ऐसी वॉच चाहिए, आपके जैसा ही था वो, सीए मामूली आर्टिकल क्लर्क, बट सोच कुछ ज्यादा ही आगे थी उसकी। वो बोला कि मुझे ऐसी वॉच चाहिए कि ऐसा लगे कि मैं उसमें टाइम देख रहा हूं, बट एक्चुअली उसमें सीए फाइनल के पेपर के आंसर्स लिखे हो, और वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में। अरे यार ये क्या बात कर रहा है, बोलो बना के दोगे क्या? अब यार 25 साल से वॉच बना रहे हैं, तो हमको कोई चैलेंज करेगा तो यार थोड़ी ना चलेगा। तो हमने बोला कि श्योर, बोला यस। तो ये सीए आर्टिकल क्लर्क को ऐसी वॉच चाहिए जो वॉच पे क्या होगा, आपको लगेगा कि टाइम देख रहा है मैं, बट एक्चुअली उसके अंदर पीछे आंसर्स चल रहे होंगे एनक्रिप्टेड फॉर्म में, जो खाली मुझे पता चलेगा क्योंकि मेरी वॉच है, तो खाली मैं बता सकता हूं इसको। क्या बोलता है, ऐसी वॉच एक्चुअल में बन गई तो आप खरीदोगे या नहीं? सच्चे अच्छे बोलो। अरे मार्केट में धूम मचा देंगे यार, खाली सीए क्यों, अरे स्टूडेंट को दे देंगे। सर तवा तवा ये आप कैसी कैसी बातें हमको सिखा रहे हैं? मैं नहीं सिखा रहा हूं, मुझे भी ये आर्टिकल क्लर्क ने आके बोला यार, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना, उसने तो बोला, हमने बना दिया। तो हमने बोला कि अच्छा ऐसी वॉच चाहिए तेरे को, ठीक है नो प्रॉब्लम। अब हम लोग ने ऐसी वॉच बनाई नहीं थी, पहली बार आया ऐसा रिकमेंडेशन, तो हमने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, वी विल मेक दिस वॉच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना देंगे भाई। तो उसने बोला ठीक है सर, अगर आप बना दोगे तो बताओ कितना उसका प्राइस होगा। तो इमीडिएटली हमने पूछा भाई कितनी क्वांटिटी चाहिए, है भाई सही है ना? तो उसने बोला कि 10,000 वॉचेस मेरे को चाहिए। तो उसका एस्टिमेट था कि भाई 10,000 सीए स्टूडेंट्स ये वाली वॉच खरीद लेंगे। मैजिक वॉच, या इसको क्या नाम देना चाहिए आप बताओ ना? मैजिक वॉच, ऑप्टिमाइज्ड वॉच, चीटिंग वॉच, ओह माय गॉड। सो आपको जो नाम देना है उसको नाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बंदा मैजिक वॉच
नाम दे देते हैं। तो मैजिक वॉच की इंक्वायरी करके गया एंड उसने बोला कि भाई कितना प्राइस होगा बताओ। मेरे को 10,000 यूनिट्स चाहिए। क्या वो बोला? मेरे को 10,000 यूनिट्स चाहिए। मैंने बोला ठीक है 10,000 यूनिट्स बना के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कितना टाइम लगेगा? यूजुअली 1 महीना लगता है अपने को। 10,000 वॉचेस, मैजिक वॉच है, थोड़ा कस्टमाइजेशन हमको करने को 10-15 दिन लगेगा और बाद में फिर उसके प्रोडक्शन को 10-15 दिन लगेगा। तो आप 1 मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसने बोला नो प्रॉब्लम, मेरे एग्जाम को अभी टाइम है तो 1 महीने बाद आप दे देना, बट आप मुझे ये तो बताओ कि इस मैजिक वॉच का कितना प्राइस होगा, वो तो बताओ। हमने बोला भाई ठीक है। अब इमीडिएटली मैंने उसको बताया कि भाई देख सुन बेटा, अब ऐसी वॉच कस्टमाइज्ड लेवल वॉच हम लोग भी पहली बार बना रहे हैं ना, तो थोड़ा हमारे को भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई कितना कॉस्ट आ रहा है। और कॉस्ट में तो बेचेंगे नहीं, उस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तब जाके हमारे को हमारा सेलिंग प्राइस पता चलेगा एंड दैट इज व्हाट वी विल बी एबल टू टेल टू आवर क्लाइंट। तो हमारा ये आर्टिकल क्लर्क बोला तो मैं क्या करूं? हमने उसको बोला एक काम कर, सामने ना बहुत बढ़िया मॉल है, जा 1 घंटा वो मॉल में घूम के आ, तब तक हम जरा फाइंड आउट करके बताते हैं कि ये मैजिक वॉच का कितना प्राइस तेरे को देना है। उसने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, 1 घंटा है मेरे पास, मैं थोड़ा घूम के आता हूं, मेरे को वैसे भी शॉपिंग करनी है, आई विल डू द शॉपिंग एंड कम बैक। मैं बोला नो प्रॉब्लम। सो अब एसके वॉच कंपनी ये मैजिक वॉच बनाने के लिए तैयार है, एक्साइटेड है। अब अगर मेरे को ये वॉच बनानी है, अब आप खुद सोचो, चलो मैं आपको बताता हूं, ये अपने को अगर वॉच बनानी है, ठीक है, देन इन दैट केस कैन आई से ये वॉच बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या लगेगा? कैन आई से रॉ मटेरियल मेरे को खरीदना पड़ेगा। यार रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे देन इन दैट केस आएगा कैसे, काम कैसे चालू होगा? तो यहां से स्टार्ट होता है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का सिस्टम। तो मैंने सबसे पहले किसको कॉल किया? मैंने सबसे पहले कॉल किया हमारे परचेज मैनेजर को, फिर मैंने कॉल किया हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को, लेबर मैनेजर को, सबको कॉल किया। मैं बोला कि यार देखो सुनो, अपने को ऐसी 10,000 वॉचेस बनानी है और ये 10,000 वॉचेस बनाने का कॉस्ट कितना आएगा पहले तुम लोग बताओ, क्योंकि भाई मेरा टीम पहले बताएगा फिर मैं बोल पाऊंगा ना हमारे क्लाइंट को कि भाई ठीक है इतना कॉस्ट, उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके भाई इतना सेलिंग प्राइस होगा 10,000 वॉचेस का, तो इतना एडवांस देके जा, फिर 1 महीने बाद बाकी का पेमेंट कर देना है भाई। तो यहां पे मैं और मेरी पूरी टीम लग गए फाइंड करने के लिए कि ये मैजिक वॉच का टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो एज आई सेड मैंने सब मेरे डिपार्टमेंट हेड्स को कॉल करना चालू किया। मैंने सबसे पहले कॉल किया मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को, ट्रिंग 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 ट्रिंग। किसको कॉल किया मैंने? मेरे प्रोडक्शन मैनेजर को। और मैंने बोला ट्रिंग ट्रिंग प्रोडक्शन मैनेजर, मैं सीएस अंकल कांस्टे बोल रहा है, एसके वॉच का ओनर। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, अब सीधी सी बात है, मेरा प्रोडक्शन मैनेजर है, 25 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसको पता है ना मैं ही फोन कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गया, पैसा 50 रुपया काट देना, ठीक है चलो। सो यहां पे मैं उसको बोलूंगा कि प्रोडक्शन मैनेजर ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल विल ले डाउन द बेस फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और फिर यहां से अपन फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। तो एकदम एक स्टोरी और एग्जांपल के फॉर्म में अपन जाके कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे एंड एज यूजुअल वी विल हिट द बुल्सआई, सीधा दिमाग में घुसा दूंगा आपके। चलो सो प्रोडक्शन मैनेजर, अच्छा मुझे एक बात बता तू कि मेरे को 10,000 ऐसी मैजिक वॉचेस बनानी है। ध्यान से देख, मेरे को 10,000 ऐसी मैजिक वॉचेस बनानी है जिसमें वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आंसर दिखेगा, वो सब उसको मैंने फलाना ढिंकना चीजें बताई। मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि सर अगर आपको ऐसी मैजिक वॉच बनानी है तो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बन जाएगी? यस बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ये बता तू प्रोडक्शन मैनेजर कि ये वाली वॉचेस बनाने को मेरे को कितने रॉ मटेरियल की जरूरत लगेगी? भाई प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन करने वाला है, इसका प्रोडक्शन कौन करने वाला है? प्रोडक्शन मैनेजर। तो उसको तो पता हो, वो मेरा हेड है भाई प्रोडक्शन टीम का, तो उसको तो पता हो कि कितने रॉ मटेरियल की उसको रिक्वायरमेंट है ये वॉच बनाने के लिए, है भाई। तो उसने बोला कि सर ये वाली जो वॉच है ना अपन बना सकते हैं, और वो तो 25 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा है हमारे साथ। तो उसने बोला कि सर ये एक वॉच बनाने के लिए अपने को एक वॉच बनाने के लिए 50 रॉ मटेरियल की जरूरत है।
मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। सो प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने को यहाँ पे बता दिया है कि एक, क्या बोला उसने मुझे, एक रॉ मटेरियल, एक वॉच बनाने के लिए, एक वॉच बनाने के लिए सर 50 रॉ मटेरियल की जरूरत है। ओके थैंक यू सो मच। अब इतना तो कैलकुलेशन मुझे भी आता है कि अगर उसने बोला है कि एक वॉच के लिए 50 रॉ मटेरियल चाहिए, तो मेरे को अगर इधर 10,000 वॉच बनाने हैं तो कहना है इससे मुझे 5 लाख रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ जाएगी यार। आई समझ गुरु, बराबर के नहीं? तो अब मैंने इमीडिएटली कॉल किया मेरे परचेज मैनेजर को। देखो प्रोडक्शन मैनेजर तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करेगा, बट बाहर से वो रॉ मटेरियल लाने कौन जाएगा? करेक्ट, वो तो मेरा परचेज मैनेजर जाएगा ना बच्ची। सो यहां पे मैंने मेरे परचेज मैनेजर को कॉल किया और बोला सुन परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर ने ये ए टाइप का है व्हाटएवर, ये टाइप का रॉ मटेरियल मंगवाया है वॉच बनाने के लिए, तो तू मुझे बता कि अगर मेरे को इसका 5 लाख क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, ये वॉच का रॉ मटेरियल 5 लाख क्वांटिटी चाहिए, तो 5 लाख रॉ मटेरियल मेरे को कितने में मिलेगा? तो रॉ मटेरियल ने बोला कि, मैनेजर ने बोला ठीक है, मैं मेरी कुछ सप्लायर्स है उनसे पूछ के आपको 5 मिनट में बताता हूं। बोला ठीक है, 5 मिनट बाद आजा केबिन में और बता मुझे कितने में बनेगा। सो 5 मिनट्स बाद आए हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, और परचेज मैनेजर को मैंने पूछा भाई 5 लाख ये वाला रॉ मटेरियल चाहिए भैया, तो कितने में पड़ेगा? उसने मुझे कहा कि सर ये 5 लाख रॉ मटेरियल आपको पड़ जाएगा, एक रॉ मटेरियल 10 रुपए का आपको पड़ जाएगा, ये एक रॉ मटेरियल 10 रुपए का। तो उस हिसाब से सर ₹50 लाख विल बी द टोटल परचेज कॉस्ट। तो क्या बोला उसने कि एक रॉ मटेरियल पड़ेगा 10 रुपए का, अपने को चाहिए 5 लाख रॉ मटेरियल, तो इसका मतलब टोटल मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया? 50 लाख रुपीज। सब जुगड़ू क्लियर एकदम, ठीक है? तो मैं बोला चलो बहुत बहुत बढ़िया, मेरे पास मटेरियल का कॉस्ट आ गया है। अब मैंने क्या किया, सीधा जाके, देखो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सीए संकल्प कांस्टिया, आपको पहले ही बोल दिया था मैंने, तो मैं इस वॉच का ओनर भी हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। तो अपन क्या करते हैं भाई, कोई भी नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस नया प्रोडक्ट का अपन एक कॉस्ट शीट बनाना चालू कर देंगे, है भाई। उस कॉस्ट शीट में जो भी कॉस्ट होते हैं वो ऐड करते जाएंगे, उसी में अपन अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, बराबर के नहीं? तो यहां पे मैंने मेरे कॉस्ट शीट बनाना चालू कर दिया और मैंने मेरा सबसे पहला कॉस्ट लिख दिया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि आया मेरा यहां से कितना, 10,000 रॉ मटेरियल इंटू 5 lakh raw material into 10 per raw material which is rupees, material cost आ गया मेरा ₹50 lakhs। क्या आ गया मेरा? 50 लाख रुपीज मटेरियल कॉस्ट, है भाई? अभी क्लियर? ठीक है सर, एकदम सही है, सही जा रहा है, ओके। अब ये कॉस्ट शीट तो आगे बढ़ाना है, तो अब मैं इमीडिएटली कॉल किया हमारे लेबर मैनेजर्स को, क्योंकि यार ये बनाएगा कौन, इसके अंदर जो सब चिप कौन सा आएगा और कैसे उसको थोड़ा डिजाइनिंग करना है, तो मुझे यार स्किल लेबर सब की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो मैंने इमीडिएटली कॉल किया हमारे लेबर मैनेजर्स को, ठीक है? मैंने मेरे लेबर मैनेजर को कॉल किया, ट्रिंग 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 ट्रिंग, और उसको बोला कि लेबर मैनेजर यार अपने को एफई वॉच बनानी है, अपने को एफई वॉच बनानी है, तो आप बताइए कि आपके लेबरर एफई वॉच बनाने के लिए कितना टाइम लेंगे। तो लेबर मैनेजर ने बोला वाह सर, ये तो काफी यूनिक टाइप की वॉच है। बोला हाँ भाई है तो यूनिक, और हमारे क्लाइंट को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो लेबर मैनेजर ने थोड़ा अपना एनालिसिस किया और उसने बोला कि सर ये वॉच बनाने के लिए, एक वॉच बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स जाएगा। श्योर? यस यस सर, 100 आवर्स एक वॉच बनाने के लिए जाएगा। एक आइडिया ले रहे यार, एग्जांपल है, तुम दिल पे मत लो एकदम, ठीक है? सो एक वॉच बनाने के लिए सर 100 आवर्स जाएगा। ठीक है यार, तो अप्रोक्सीमेटली यार अभी देखो अपने को तो क्या है ना भाई, उसको फटाफट डिलीवर करना है,
यहाँ पे अलग अलग लेबरर्स अपन लोग लेंगे और उस हिसाब से अपने को वॉच बनाना पड़ेगा। यस सर। तो समझो एक वॉच के लिए 100 आवर्स जा रहा है, तो इन शॉर्ट टोटल मेरे को तो 10,000 वॉच चाहिए, बराबर। तो टोटल 10 लाख आवर्स की जरूरत पड़ेगी। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 10 आवर्स कर देते हैं इसको, थोड़ा 100 आवर्स ज्यादा कर, 10 आवर्स कर देते हैं इसको, तो 10 आवर्स लगेगा सर। 10,000 वॉच चाहिए, इंटू 10 आवर्स करेंगे तो 1 लाख आवर्स अपने को लगेंगे। क्या बोला? 1 लाख आवर्स अपने को ये 10,000 वॉच बनाने के लिए लगने वाले हैं। ए समझ गए? यस सर। तो ये अपने को लेबर मैनेजर ने कमिटमेंट दे दिया है कि सर 1 लाख आवर्स के अंदर आपके ये 10,000 वॉचेस आपका भाई बना के दे देगा। शाबाश। अब मैंने इमीडिएटली कॉल किया मेरे एचआर मैनेजर को, क्योंकि भाई अब अगर ये 1 लाख आवर्स का मेरे को चाहिए लेबरर्स, तो यार एचआर मैनेजर से बात करना पड़ेगा ना। एचआर मैनेजर को बोला, सुन ओए एचआर मैनेजर सुन मेरी बात, यहां पे ये जो वॉच है, ये वॉच बनाने के लिए मेरे को 1 लाख आवर्स ऑफ स्किल्ड लेबरर चाहिए। स्किल्ड चाहिए भाई, पहले बोल रहा हूं। तो 1 लाख आवर्स के लिए मेरे को स्किल लेबरर चाहिए। तो क्या रेट से मार्केट में अपने को ये स्किल लेबरर मिलेंगे ये वॉच बनाने के लिए? एचआर मैनेजर ने बोला कि सर डोंट वरी, ये वॉच बनाने के लिए आपको जो स्किल लेबर चाहिए उनका रेट है ₹75 पर आवर। ओके, सो उनका रेट कितना है? ₹75 पर आवर। ए समझ गए? सो 75 पर आवर के हिसाब से हमारे जो लेबरर है वो अपने को मिल जाएंगे सर। सो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, बेस्ट चीज हो गई ये तो लाइफ सेट है बॉस। एचआर मैनेजर ने भी अपने को बता दिया कि यस 75 पर आवर। लेबर मैनेजर ने अपने को बता दिया कि 1 लाख आवर्स लगने वाले हैं। सो कैन आई से टोटल अपना करेक्ट लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 लाख आवर्स 75 पर आवर। इसका मतलब क्या ना, इससे जो मेरा इधर लेबर कॉस्ट है दैट विल बी ₹75 lakhs। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस सर। तो मटेरियल कॉस्ट आ चुका है, लेबर कॉस्ट भी अपन लोग ने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कॉल कर लिया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया कि भाई क्या है। और देखो भाई, जब अपन ने उनको कॉल किया था ना, चाहिए तो वापस से उनको कॉल करके बोल देता हूं, सुन प्रोडक्शन मैनेजर हो, सुन मेरी बात, प्रोडक्शन मैनेजर, टोटल तू बोल रहा है कि रॉ मटेरियल लगने वाला है एक वॉच बनाने के लिए 50 रॉ मटेरियल, मतलब 5 लाख का 5 लाख रॉ मटेरियल क्वांटिटी लगने वाला है, पक्का ना? देख बाद में ये तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में ऐसा मत बोला कि अरे मुझे ऐसा लगा वैसा लगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर बोला, अरे सर डोंट वरी, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूं कि 5 लाख रॉ मटेरियल से ज्यादा की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, बेस्ट है भाई, तू पक्का ना, तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस सर पक्का। सेम मैंने परचेज मैनेजर को पूछा, उसने बोला सर मैं हूं ना सर, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेंट, रिस्पॉन्सिबल हूं मैं, डेफिनेटली सर मैं 10 रुपीज के अंदर लेकर आऊंगा। वेरी गुड। सेम मैंने लेबर मैनेजर को पूछा, एचआर मैनेजर को पूछा, एंड सबने यही जवाब दिया। एंड फाइनली मेरे पास मटेरियल कॉस्ट आ गया, मेरे पास लेबर कॉस्ट आ गया 75 लाख। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा अपन प्रॉफिट ऐड कर ले। अब भी फिलहाल अज्यूम करो कि मेरा और कोई कॉस्ट नहीं है, ना मेरा कोई वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट है, ना मेरा कोई फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट है, मेरा अभी फिलहाल कोई और कॉस्ट नहीं है। तो समझो खाली मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, तो टोटल 1,25 लाख हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं मेरा प्रॉफिट ऐड कर देता हूं। तो मैंने सपोज प्रॉफिट ऐड कर दिया 15 लाख रुपीस। सो 15 लाख रुपीस का मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया मेरा, 1,25 लाख प्लस 15 लाख, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 1,40 लाख रुपीस। कितना? 1,40 लाख। सो इसमें मेरा मटेरियल का कॉस्ट आ गया, लेबर का कॉस्ट हो गया, अज्यूमिंग और कोई भी कॉस्ट नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन मैंने मेरा 15 लाख का ऐड कर दिया। ठीक है, सो उस हिसाब से आ गया मेरा सेलिंग प्राइस 1,40 लाख रुपीस। अब मैंने बोला भाई ठीक है, 1,40 लाख रुपीस मेरा आ रहा है, टोटल
सेलिंग प्राइस एंड ऑब्वियसली इसको 10,000 वॉचेस से डिवाइड करता हूं तो 1,400 पर वॉच। बोला एकदम चलो भाई रेडी है अपना सब वर्किंग, डिवाइड बाय 10,000 वॉचेस किया तो 1,400 क्या बोला 1,400 पर वॉच का मेरा इधर वर्किंग आ गया। समझ सो अब मैंने कॉल किया हमारे बस ये आर्टिकल क्लर्क को, बोला ओ भाई कितना शॉपिंग करेगा, चल आजा। उसने बोला सर सेलिंग प्राइस रेडी है, बोला यस रेडी है, चल ब्रिंग इट ऑन। ओके सो आ गए हमारे पास हमारे आर्टिकल क्लर्क और उसने बोला कि सर क्या हुआ, कितने में बना के दे रहे हो मेरी ये मैजिक वॉच। बोला अरे एकदम कम प्राइस किया है तेरे लिए, ओनली 1,400 पर वॉच ऑन बिकॉज तेरे को 10,000 वॉचेस चाहिए सो 1,40,00,000 आ रहा है अपना इधर वर्किंग। सो बोला ठीक है सर 1,40,00,000 डन है, मैं 10,000 वॉचेस कब कलेक्ट कर लूं। मैंने उसको बोला देख भाई हमारे जो ट्रेड टर्म्स है उसमें 50% हम एडवांस लेते हैं एंड 50% आफ्टर डिलीवरी। उसने बोला ठीक है सर डन। सो इमीडिएटली 1,40,00,000 का 50% विच इज 70 लाख रुपीस उसने मुझे अभी के अभी ट्रांसफर कर दिए। उसने मुझे चेक दिया, ये देखिए एबीसी का चेक, और उसने मुझे ये 1,40,00,000 में से 70 लाख का चेक दे दिया है और बचे हुए 70 लाख इज व्हाट ही विल गिव आफ्टर आई डिलीवर हिम द वॉचेस। 1 महीने का टाइम चले गया सो 1 मंथ आफ्टर हमारी तरफ से पूरा प्रोडक्शन टीम, परचेज टीम, लेबर टीम, एचआर टीम सब ने अपना जोर लगा के ये मैजिक वॉच कंप्लीट कर दिया उसका प्रोडक्शन एंड फाइनली वी हैव डिलीवर्ड इट टू आवर आर्टिकल स्टूडेंट्स प्लेस। तो उसने बोला आर्टिकल स्टूडेंट ने एक एक पूरा 10,000 वॉचेस थे, ऑलमोस्ट सब वॉचेस उसने चेक कर लिया। उसने बोला कि यस सर थैंक यू सो मच, आपने जो टाइम था उस टाइम में डिलीवर कर दिया, मैंने सब वॉचेस भी चेक कर ली एंड दे आर ऑल गुड, तो मैं बचे हुए 70 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। मैं बोला यस प्लीज थैंक यू सो मच। सो इमीडिएटली उसने मुझे 70 लाख रुपीज मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए एंड आई वॉज लाइक वाव। सो अब 1,40,00,000 टोटल आ गए मेरे अकाउंट में। 10,000 वॉचेस का जो हमारा कमिटमेंट था वो हमने पूरे का पूरा कर दिया एंड नाउ दिस डील इज क्लोज्ड। समझे? सो सर अब यहां पे क्या करना है, अब कहानी और आगे बढ़ेगी। अब अपन बोलेंगे कि भाई चलो ठीक है ये डील तो पूरा हमारा वर्कआउट हो गया। स्टार्ट किया था हम लोग ने मटेरियल कॉस्ट के साथ, तो मटेरियल कॉस्ट आया 50 लाख रुपीस, ये हमको बताया प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर ने। सो मटेरियल कॉस्ट के लिए कौन दो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, मटेरियल कॉस्ट जो 50 लाख आया उसके लिए कौन दो लोग रिस्पॉन्सिबल थे, प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर। कौन रहे वो, प्रोडक्शन मैनेजर एंड परचेज मैनेजर। उन्होंने हमको बताया कि 50 लाख रुपीस का कॉस्ट आएगा। फिर बाद में हम गए लेबर मैनेजर के पास, तो लेबर मैनेजर के लिए दो रिस्पॉन्सिबल थे, लेबर कॉस्ट के लिए सॉरी, तो लेबर कॉस्ट के लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। एक था हमारा लेबर मैनेजर जिसने हमको बताया कितने आवर्स लगेंगे एंड दूसरा था हमारा एचआर मैनेजर जो एक्चुअली वो स्किल लेबरर्स मार्केट से लेकर आया। सो उससे हमको पता चला कि लेबर कॉस्ट हो रहा है टोटल ₹75 लाख। इसमें हमने हमारा प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, हमने जो भी डिसाइड किया था वो हमने हमारे क्लाइंट को, कस्टमर को डिलीवर कर दिया एंड वर्क इज ओवर। अब उनका तो काम हो गया, बट नाउ एज मी चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनर CASK संकल्प कांस्टिया, अब मैं सोच रहा हूं कि ठीक है भाई काम तो एकदम बराबर से हो गया, वी आर हैप्पी, मतलब जो सामने वाला मेरा क्लाइंट था उसने भी मुझे फीडबैक दिया एंड ऑल ऑफ वेल गुड। बट अब मैं देखूं तो सही ये पूरे ट्रांजैक्शन में मुझे फायदा हुआ है या नुकसान, और ये फायदे के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं तो सोच रहा था कि 15 लाख रुपीस का मेरा फायदा होगा, क्योंकि वो हम लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। क्या स्टैंडर्ड सेट किया था कि 15 लाख रुपीस का फायदा होगा, उसमें मटेरियल जो मैनेजर्स थे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था 50 लाख का, लेबर मैनेजर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया 75 लाख का, 15 लाख का प्रॉफिट, और उस हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड सेट हुआ था। अब स्टैंडर्ड तो वैसा सेट कर दिया है,
एक्चुअल में क्या हुआ है, कैन आई से, वो भी तो एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस करने का टाइम आ गया है, और उसी को तो कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कि भाई स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया, याद करो मेरी बात जो अभी मैंने कुछ देर पहले बोली थी। स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, उसके बाद एक्चुअल से कंपेयर करोगे, और वो जो वैरिएंस एनालिसिस निकलेगा उस बेसिस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट किया है, वी विल आइदर गिव देम बोनस और सैलरी से कट लेंगे, या ओवरऑल पता चलेगा कंपनी को क्या बेनिफिट या लॉस हुआ है। तो अब एज पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड सेट हो चुके थे, प्रोडक्ट्स डिलीवर, एक्चुअल प्रोडक्शन भी हो गया था एंड प्रोडक्ट भी डिलीवर हो चुका था। अब आ गया है एनालाइज करने का टाइम। आर यू रेडी फॉर इट? तो चलो आओ, अब अपन एनालिसिस करेंगे कि कैसा परफॉर्म किया है हमारे मटेरियल डिपार्टमेंट्स विच इज प्रोडक्शन एंड परचेज मैनेजर्स ने, कैसा परफॉर्म किया है हमारे लेबर डिपार्टमेंट्स विच इज लेबर मैनेजर एंड एचआर मैनेजर ने। तो देखो इनको यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करना कितना इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्टैंडर्ड तो सेट करवा दिया। अब कंपैरिजन होगा उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और फिर पता चलेगा ओवरऑल हमारी कंपनी ने नेट प्रॉफिट में कैसा परफॉर्म किया है। जी हां, एंड दिस इज कॉल्ड एज दिस analysis of net profit by setting a standard and comparing with the actual is called as standard costing. This is it. समझिगड़ू क्या? This is it. Yes. Wow. So अब एनालिसिस ऑफ वैरिएंसेस अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली ब्रेक के बाद, बट आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर टिल हियर। स्टोरी सेट हो गया होगा, एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, लॉजिकली कैसे आया ये सिलेबस में या बिजनेस में, ये सेट हो गया होगा। अब इसका जब एनालिसिस करेंगे तब कुछ फॉर्मूलाज भी डिराइव करेंगे, कब कुछ पता भी चलेगा अपने को कि कैसे वैरिएंसेस आते हैं, एंड दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर हमारे को ये थोड़ा बहुत चीजें जो आपने बताया उसको लिखवा दो ना तो अच्छा लगेगा। चलो नो प्रॉब्लम, आपको जो भी मैंने बताया है अब अगर आपको उसको लिखना भी है देन इन दैट केस आई एम रेडी फॉर इट। चलो आओ क्विकली 5 मिनट्स में लिख लेते हैं सो दैट वी आर एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट। ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो कहानी है वो स्टार्ट हुई थी बिजनेस के साथ। सो देखो याद रखना, चलो लिख लो अभी जो थोड़ा बहुत अपने को समझ में आया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द नेम ऑफ द चैप्टर। यार अपन तो इसको है ना प्यार से क्या बुलाएंगे, अपने को तो क्लियर हो गया, अपन तो इसको प्यार से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बुलाएंगे यार। मतलब जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वर्ड कोई बोलता है ना मुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ एफआई कुछ तो हुआ था, यही होना चाहिए, यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है भाई। चलो सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये अपने टर्म्स में, ये कोई आपके मॉड्यूल में या पीएम में या कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने को पता है क्योंकि अपन बेसिक से एक एक चीज पढ़ रहे हैं। तो इसको अपन बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कहानी स्टार्ट हुई थी बिजनेस के साथ, बराबर है। अगर मेरे को बिजनेस करना है देन इन दैट केस मैं क्यों कर रहा हूं बिजनेस, प्रॉफिट कमाने के लिए। सो वी विल राइट डाउन दैट इट ऑल स्टार्टेड विद बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस बोलता है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। मैं आपको पूछता हूं यार ये प्रॉफिट होता क्या है? सर कुछ नहीं, प्रॉफिट तो सिंपल सेल्स माइनस कॉस्ट है। प्रॉफिट तो सिंपल सेल्स माइनस कॉस्ट है, बराबर है। अब मैं अगर आपको बोलूं तो सेल्स के ना 2 डिपार्टमेंट है, सेल्स के 2 डिपार्टमेंट है। कौन से है वो 2 डिपार्टमेंट? तो एक है मेरा सेल्स का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बराबर है। एक है मेरा सेल्स का प्राइसिंग डिपार्टमेंट, बराबर। वैसे ही
मेरा कॉस्ट इंकर करना है तो कॉस्ट के भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक है मेरा इधर मटेरियल, दूसरा है लेबर डिपार्टमेंट, फिर है वेरिएबल ओवरहेड्स, देन देयर इज फिक्स्ड ओवरहेड्स है भाई। तो ये सब डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन सब डिपार्टमेंट्स, बराबर है, ये सब, अब ये मटेरियल भी अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। ये अपन लोग इधर आगे लिखेंगे, एक सेकंड लिख जाना फिर आप लोग लिख लेना। तो क्या है ये? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। अपन किसको एनालाइज कर रहे हैं? याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपना मेन फोकस है एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। हाउ? बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स, बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स। किसके लिए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं? सेल्स टीम, कॉस्ट टीम, बराबर है। तो बाय सेटिंग स्टैंडर्ड, बैकेंड में लिख देंगे फॉर सेल्स एंड कॉस्ट टीम and comparing it with actuals, and comparing it with actuals. So analysis of net profit by setting standards and comparing it with the actuals, giving rise to variances and utilizing it for business improvement, for business performance improvement. कई बार अपन ना ये इस इनडेप्थनेस तक तो पहुंच ही नहीं पाते, एंड इसके लिए अपने को लगता है नहीं नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत फॉर्मूला है, बहुत कंफ्यूजन है। अरे नहीं है बाबा, अपन लोग पहुंच ही नहीं पाते इस एक्सटेंट तक, इस थॉट प्रोसेस तक कि बॉस उसको यूज करने वाले हो आप बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला यूज कर दिया हो गया टाटा बाय बाय, नहीं, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? गिविंग राइज टू वेरिएंसेस एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट is called as standard costing. Please copy it down. Please copy it down. Start.
चलो भाई, सो इस बेसिक के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद एनालिसिस करेंगे हमारे प्रोडक्शन और परचेज मैनेजर की, और देखते हैं कैसा परफॉर्म किया है उन्होंने। खैर, वी हैव टू फाइंड आउट देयर परफॉर्मेंस, एनालिसिस ऑफ वैरिएंसेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली कैसे ये फॉर्मूलाज डिराइव हो रहा है, सब कुछ करेंगे ब्रेक के बाद।